वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ जनवरी 2023। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या चीज करने वाले हैं। सिर्फ 5 ऐसे जजमेंट्स को उठाया है मैंने जो जनवरी से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ब्रीफ क्रिस्प तरीके से मैं आपको इसका जिस्ट समझा दूंगी। तो पहला जो केस है, आपने काफी सुना होगा इसके बारे में, आपने काफी रीड किया होगा। डीमोनेटाइजेशन। एक रात प्रधानमंत्री जी ने उठ के बोल दिया कि सारे 500 और 1000 के नोट अब बंद हो रहे हैं, अब नए नोट्स आएंगे। तो अब उससे हुआ क्या, देश में उथल पुथल मच गई, देश में बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुई, परेशानियां फेस करनी पड़ी। उसी को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। अब हुआ क्या, यहाँ पे जब चैलेंज किया गया, ये बेसिस जो चैलेंज का था वो ये था कि जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, आरबीआई की जो परमिशन लेनी चाहिए थी ये डिमोनेटाइजेशन करने से पहले, वो नहीं ली गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में 4:1 के रेशियो से ये क्लैरिफाई कर दिया कि ये जो डिमोनेटाइजेशन है ना भैया, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये एकदम सही है। अगर अपन देखें तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए ये किया गया था। तो अगर इस डिमोनेटाइजेशन के प्रोसीजर की वजह से कुछ लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ा पैसे एक्सचेंज करवाने के लिए या फिर पैसे जमा करने के लिए, वो ठीक है। बट हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, काले धन को रोकने की कोशिश और बाकी और भी चीजें जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में कही थी। हम पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज को ध्यान में रखते हुए ये प्रोसीजर किया गया है, इसीलिए ये बिल्कुल सही है, ऐसा कहना था इस जजमेंट के मेजॉरिटी का। उसके बाद लेकिन आपने सुना होगा जस्टिस बीवी नागरत्ना जो थी, उनका जजमेंट बहुत फेमस हुआ, क्योंकि मैंने 4:1 कहा ना, तो 1 जो डिसेंटिंग जज थी वो थी जस्टिस बीवी नागरत्ना, जिनका कहना था कि मान लिया भैया आपने काम सही किया है, लेकिन जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है ना वो बहुत गलत है। प्रोसीजर में क्या होना चाहिए था कि पहले आपको आरबीआई की परमिशन लेनी चाहिए थी, और अगर आपने आरबीआई की परमिशन नहीं ली तो इसको हम वैलिड नहीं कह सकते। तो शी डिसेंटेड टू इट, उन्होंने अपना पूरा डिसेंटिंग ओपिनियन दिया, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी ने ये कह दिया था कि डीमोनेटाइजेशन इज वैलिड, इसीलिए आज का अगर प्रेजेंट स्टैंड आप मुझसे पूछेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, डीमोनेटाइजेशन वाज परफेक्टली वैलिड। उसके बाद बात करते हैं अगले केस की। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, बहुत आपने ये बात सुनी होगी या देखी होगी, आप बहुत थिएटर्स में गए होंगे, वहां पे अपना खाना ले जाना अलाउड नहीं है। आप जाते हैं, लाइन में लगते हैं, बैग आपका चेक होता है पहले कि कोई खाने की चीज तो नहीं है। खाने की चीज होती है तो बाहर खड़ी हुई आंटी पहले ही निकाल के उसे रख देती है कि खाना तो ले जाने नहीं देंगे अंदर। तो अब यहाँ इस केस में जो बात थी, जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि ये खाना ना ले जाने देना सिनेमा घरों में ये सही नहीं है। ठीक है, इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। लेकिन इसी को चैलेंज किया गया, इसी जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ केसी सिनेमा वर्सेस द स्टेट ऑफ जेएंडके एंड अदर्स एंड कनेक्टेड मैटर्स में कह दिया कि ये उनके 19(1) का अधिकार है। अगर सिनेमा घर वाले आपको रोकते हैं कि वो खाना आप ना ले जाएं बाहर से, तो ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 19(1) के अंदर। क्योंकि 19(1) क्या राइट देता है, टू कैरी आउट ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जब एक बंदा अपना बिजनेस कैरी आउट कर रहा है तो ये उसके राइट के अंदर ही है। क्योंकि आप देखेंगे जो बाहर स्टॉल्स लगी हुई होती हैं, जो बाहर जो स्टॉल्स होती है जिसपे खाना मिलता है, उनका भी राइट वायलेट हो जाएगा अगर बाहर के लोगों को अलाउ किया गया अपना खुद का ले जाने के लिए। तो एक तरीके से ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि जो इंटरनली जो लोग हैं जो वहां पे खाना सप्लाई कर रहे हैं उनका राइट वायलेट ना हो। क्योंकि इन्होंने कहा कि देखिए आपकी खुद की मर्जी है, आप चाहे तो जाइए, ना चाहे तो मत जाइए। आप घर में बैठ के भी तो देख सकते हैं ना। अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है कि आप बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं तो आप घर में बैठ के मूवी देखिए। जरूरी नहीं है कि आप थिएटर के अंदर ही जाके मूवी देखें, आपके पास एक ऑप्शन होता है। तो अगर आप थिएटर में जा रहे हैं तो आपको जो भी रूल्स वो ले डाउन करके दे रहे हैं वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो इट विल इन टर्न वायलेट आर्टिकल 19(1) तो इसीलिए अब अगर आपको कोई थिएटर वाले रोकते हैं कि भाई खाना नहीं ले जा सकते, तो उनसे लड़ना नहीं कि नहीं हमारा तो राइट है, हम तो ले जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, यू कैन नॉट टेक द फूड इनसाइड। अगर रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है थिएटर्स ने, अगर थिएटर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है, आपको अलाउ कर रहा है फ्रीली ले जाने के लिए, तो ले जाइए। लेकिन अगर ये रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है तो ये उनका राइट है एंड दे कैन डू दिस, वाज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। उसके बाद
ये जो केस है इसमें हुआ क्या, स्मृति देबर्मा वर्सेस प्रभा रंजन देबर्मा। इसमें हुआ क्या बेसिकली कि प्लेंटिफ अपना पोजेशन अभी अच्छे से प्रूव भी नहीं कर पाए थे और डिफेंडेंट को डिस्पोजेस कर दिया। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि भाई जब भी अगर ऐसा कोई सूट आता है जहां पे पोजेशन क्लेम किया जाता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ अ रीजन कि डिफेंडेंट भी कुछ प्रूफ नहीं कर पाया, डिफेंडेंट कुड नॉट प्रूव हिज राइटफुल टाइटल, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको निकाल दोगे। भाई पहला बर्डन किसके ऊपर होगा, पहला बर्डन विल ऑलवेज लाई ऑन द प्लेंटिफ। तो अगर प्लेंटिफ पहले प्रूव करता है कि वो राइटफुल ओनर है, तभी आप निकाल सकते हैं डिफेंडेंट को। लेकिन अगर सिर्फ इस बेसिस पे कि प्लेंटिफ भी नहीं प्रूव कर पाया, डिफेंडेंट भी नहीं प्रूव कर पाया, तो आप डिफेंडेंट को उठा के हटा नहीं दोगे किसी भी प्रॉपर्टी के पोजेशन से। यहां पर क्या करना पड़ेगा, जो भी पोजेशन में होता है उसको एक वो दिया जाता है, उसको एक तरीके से वेटेज दिया जाता है कि आपका पोजेशन प्रोटेक्टेड रहेगा जब तक सामने वाला ये प्रूव ना कर दे कंप्लीटली कि भाई उसका टाइटल है, आपका टाइटल नहीं है। तो कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने डिस्पोजेस करवा दिया था डिफेंडेंट को, उसी को ओवरटर्न किया यहाँ पर और कहा कि जब तक प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों तरीके से प्रूव नहीं कर देते हैं, जब तक प्लेंटिफ पहले ये प्रूव ना कर दे कि उसका टाइटल है और डिफेंडेंट ये प्रूव ना कर पाए कि उसका टाइटल नहीं है, तभी डिस्पोजेस किया जाएगा। अगर दोनों ही नहीं प्रूव कर पाए तो जिसके भी पास पोजेशन है उसके पोजेशन को अभी अपहोल्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने निकाल दिया है तो आपने बहुत गलत किया, दैट डिस्पोजेशन ऑफ द डिफेंडेंट वाज नॉट राइटफुल। उसके बाद द नेक्स्ट केस वाज, ये इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पे हुआ क्या, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के अगेंस्ट डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की ऑन द बेसिस दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम अ वेनरल डिसीज, एड्स है उनको, तो डाइवोर्स की पिटीशन उन्होंने फाइल कर दी। अब दूसरे केस में वाइफ ने क्या किया, दूसरी पिटीशन फाइल करी जिसमें वाइफ ने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल करी कि मुझसे डाउरी मांगी जा रही है। तो अब यहां पर हाई कोर्ट ने क्या किया, अपनी इनहेरेंट पावर अंडर 482 यूज करते हुए, 482 के अंदर इनहेरेंट पावर होती है हाई कोर्ट के पास, वो क्वैश कर सकते हैं किसी भी प्रोसीडिंग को। उन्होंने सेकंड प्रोसीडिंग जो वाइफ ने फाइल की थी ना डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर, उसको क्वैश कर दिया, ये कहते हुए कि जब डाइवोर्स पिटीशन पेंडिंग थी तो आप दूसरी नई पिटीशन नहीं ला सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर एक डाइवोर्स की पिटीशन चल रही है तो ये जो डाउरी वाली पिटीशन है, दोनों इंडिपेंडेंट है, आप इंडिपेंडेंटली इसको चला सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि अगर डाइवोर्स पिटीशन चल रही है तो हाई कोर्ट उसे क्वैश करे। यहां पर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि बहुत बड़ा मिसयूज कर दिया है हाई कोर्ट ने अपनी इनहेरेंट पावर अंडर 482 का। दोनों प्रोसीडिंग को अलग अलग चलना चाहिए था। जिस दिन से एफआईआर फाइल हुई थी अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, उस दिन से डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के मैटर को अलग देखना चाहिए था, डाइवोर्स पिटीशन को अलग चलने देना चाहिए था। सो द केस वाज एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अच्छा, पीपीटीज में यही सब लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। आई एम नॉट रीडिंग द पीपीटी अगेन बिकॉज इट विल बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप रीड कर सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। देन the next case or the last case for this day was state through CBI versus T Gangi Reddy at the rate Yera Gangi Reddy। अब इसमें हुआ क्या था, इसमें एक सवाल उठ के आया था कि अगर 90, देखो एक डिफॉल्ट बेल का कंसेप्ट होता है, आप सभी को समझना होगा। 167 सीआरपीसी के अंदर एक डिफॉल्ट बेल का कंसेप्ट होता है, जहां पर अगर टाइमली इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो अक्यूज पर्सन को डिफॉल्ट बेल दी जाती है। यहाँ पे 90 डेज के बाद भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो क्वेश्चन ये आया था कि क्या चार्जशीट सबमिट कर देने के बाद भी ये 90 डेज के बाद डिफॉल्ट बेल को कैंसिल किया जा सकता है। अगर 90 डेज में नहीं हुई थी प्रोसीडिंग कंप्लीट, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, उसके बाद आपको डिफॉल्ट बेल दी गई, तो क्या चार्जशीट फाइल करने के बाद इसी डिफॉल्ट बेल को कैंसिल कर सकते हैं? द कोर्ट हेल्ड यस। अगर प्रूव होता है कि अक्यूज्ड पर्सन ऐसा है जिसने कुछ बातें छुपाई है, या अगर उसको छोड़ा गया तो ही माइट टैम्पर विद द एविडेंस, तो इन सारी सिचुएशंस में क्या किया जा सकता है, डिफॉल्ट बेल कैन बी कैंसिल्ड इवन आफ्टर द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। तो डिफॉल्ट बेल कैन बी कैंसिल्ड ऑन मेरिट्स। मेरिट्स की लेकिन बात है, मेरिट्स में यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि रीजन क्या है। अगर कैंसिल भी करें तो कोर्ट आउटराइटली ऐसे ही नहीं कर देगा,
कोर्ट विल सी व्हाट आर द रीजंस, किस वजह से एक इंसान को बेल पे नहीं रखा जा सकता है। अगर कोर्ट के सामने कोई भी ऐसा मैटर आता है या कोई भी ऐसा इंस्टेंस आता है जो ये प्रूव करता है कि अगर अक्यूज को छोड़ा गया तो मेरिट्स पे केस डिसाइड नहीं हो पाएगा, देन द कोर्ट कैन कैंसिल द डिफॉल्ट बेल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस डे। जनवरी के अपन ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 5 केसेस थे वो यहाँ पे कवर कर लिए हैं। दैट्स इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस कि हम लोगों ने 1 फरवरी 2023 से एक नया ईयर लॉन्ग एलएलएम बैच स्टार्ट किया है फॉर क्लैट एलएलएम। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वाया द नंबर गिवन बिलो। यू कैन एनरोल, यू कैन टेक द डेमोज एंड देन यू कैन एनरोल विद अस। सो आई होप दिस लेक्चर वाज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।